हेलो दोस्तों, यदि आप अकाउंट का काम करते हैं किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती होगी कि हम अपने अकाउंट को बैलेंस कैसे करें, आप अपने अकाउंट को मेंटेन कैसे करें। तो उसके लिए कैशबुक को भरना अनिवार्य रहता है। कैशबुक में ही हम अपने बैलेंस को दिखा सकते हैं और कैशबुक के ज़रिए ही हम मंथली अपनी इन्वेंट्री को इंटर कर सकते हैं कि कितना हमारा बैलेंस ओपन हुआ और कितना हमारा बैलेंस क्लोज हुआ। तो उसके लिए कैशबुक एंट्री करना आवश्यक होता है। हमारे पास दो तरीके से कैशबुक आते हैं सामने। तो पहला कैशबुक होता है वन साइडेड कैशबुक और दूसरा होता है डबल साइडेड कैशबुक। दोनों में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस होता है। उसको समझने के लिए हम आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और प्रैक्टिकल की तरह समझते हैं कि कैशबुक को एंट्री कैसे करते हैं। तो आइए दिखाता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैंने ये बनाया हुआ है कुछ टेबल। इस टेबल में डबल साइडेड कैशबुक है, यानी कि कहने का मतलब है कि एक साइड रिसिप्ट होगा और एक साइड पेमेंट होगा। इसमें जितने भी ये ब्यूरड दिए हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं दिनांक है, ब्यूरड है, नगद है, बैंक है और शेष मतलब बैलेंस है। दूसरे साइड जो होता है वो पेमेंट का स्टॉक है। इसमें दिनांक है, ब्यूरड है, नगद है, बैंक है और शेष है। मतलब फॉर्मेट आपको सेम टू सेम दिखेंगे। एक साइड रिसिप्ट है और दूसरे साइड जो है वो पेमेंट है। तो इसमें हम एग्जांपल की तरफ से लेके चलते हैं। मान लेते हैं आज के डेट में, जैसे आज जो है वो 20 तारीख है, तो हम किसी एक पर्टिकुलर डेट लेते हैं, जैसे 10/1/2026। मेरे पास कहीं से कुछ बैलेंस है, मान लेते हैं अन्य मद से प्राप्त राशि। ये हो गया अन्य मद से प्राप्त राशि। मतलब कहीं से भी आपके खाते में अगर कुछ बैलेंस आता है, मैंने उसको एक नाम दे दिया अन्य मद से प्राप्त राशि, और वो राशि हमारे बैंक में प्राप्त हुई। मान लेते हैं यह राशि हमें 20,000 रुपये प्राप्त हुई, 20,000 रुपये। तो ये हमारा बैलेंस में शेष में जाएगा 20,000 रुपये। इसके बाद अब हमारा मान लेते हैं कि इस महीना में इस दिनांक को हमारा कोई भी जो है वो पेमेंट किसी भी फर्म में नहीं हुआ, और माना कि 12 तारीख को फिर एक पेमेंट आता है। जैसे 12 तारीख को फिर एक पेमेंट आया, इसको नाम देते हैं अन्य फर्म से प्राप्त राशि। ये आ गया अन्य फर्म से प्राप्त राशि। अब हमको ये मान लेते हैं मिलता है 10,000 रुपये, और हमारा जो शेष हो जाएगा वो भी 10। यहाँ पे एक गलती हम करते हैं कि यहाँ पे टोटल कर देते हैं। यहाँ पे टोटल नहीं करना है, हमको जितनी बैंक से पैसा प्राप्त हुआ है उतना ही हमको यहाँ पे ऐड करना रहता है। तो यहाँ पे हम कर दिए 10,000 रुपये की राशि। अब हम यहाँ पे ले सकते हैं कि जैसे 14/1/2026 को मान लेते हैं फर्म को किया गया भुगतान। ये आ गया फर्म को किया गया भुगतान। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 14/1/2026 को फर्म को किया गया हम भुगतान कर रहे हैं। तो भुगतान मान लीजिए हम कर रहे हैं 5,000, और यहाँ पे शेष जाएगा, हम सेम राशि को लिखेंगे 5,000। अब यहाँ पे देखिए, अब यहीं पे समझने वाला मेन बात है कि ये है डबल साइडेड कैशबुक। मतलब हम अपना जो पेमेंट बैलेंस है उसको रिसिप्ट में भी अगर हम नगद के रूप में भुगतान कर रहे हैं तो डायरेक्ट कर देंगे। जैसे ये मान लेते हैं 14/1/2026 को फर्म को किया गया कुल भुगतान, हमने उसके बैंक खाते में भुगतान किया। यहाँ पे चलिए जोड़ देते हैं फर्म को खाते में किया गया भुगतान। हमने उसके खाते में भुगतान किया, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे कि बैंक वाले सेक्शन में जितनी राशि का भुगतान किया उतनी राशि को डायरेक्ट भर देंगे। लेकिन दूसरा चीज़ हम क्या करते हैं, मान लीजिए 15/1
2026 को यहाँ पर लेते हैं, हमने राशि को नगद आहरण किया। अगर हम किसी राशि को नगद आहरण करते हैं तो हम इसका एंट्री कैसे करेंगे? अगर राशि को हम नगद आहरण करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिनांक, या लिखेंगे बैंक से आहरित कुल राशि, है ना, बैंक से आहरित कुल राशि। अब हमने इसको क्या आहरण किया है, चलिए यहाँ पे जोड़ देते हैं, बैंक से आहरित कुल नगद राशि, है ना। अब यहाँ पे हमने बैंक से नगद राशि आहरण किया है और किसी दुकान को या किसी भी फर्म को हमको उसको नगद पेमेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने 5,000 रुपये नगद निकाला, तो उसको हम सबसे पहले बैंक वाले सेक्शन में ही एंट्री करेंगे और यहाँ भी डाल देंगे 5,000। लेकिन हमने नगद निकाला है तो हमने अभी बैंक से आहरण किया है, इसीलिए बैंक वाले सेक्शन में 5,000 लिखेंगे और शेष में भी 5,000 लिखेंगे। लेकिन हम उसको नगद भुगतान करने से पहले सेम डेट में, जैसे 15/1/2026, है ना, 15/1/2026 को ही हम अपने रिसिप्ट वाले सेक्शन में भुगतान करेंगे। तो रिसिप्ट वाले सेक्शन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैंक से आहरित कुल नगद राशि, सेम टू सेम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ सेम टू सेम लिखा वैसे ही हम यहाँ भी सेम टू सेम लिखेंगे। और यहाँ पे बैंक वाले जगह पे ना लिख के हम यहाँ पे लिखेंगे नगद वाले, क्योंकि हमने बैंक से उस राशि को कहाँ लिया है, नगद में लिखा है, और बैंक वाले जगह पे हम छोड़ देंगे। इसके बाद शेष में भी हम डाल देंगे आपका, शेष में भी डाल देंगे हम 5,000 रुपये, है ना। 5,000 रुपये डाल दिए, ये आ गया 5,000 रुपये। अब हमने सेम डेट में उस फर्म को भुगतान किया या फिर अलग डेट में भुगतान किया, तो उसकी हम एंट्री यहाँ करेंगे। हमने ये 5 देखिए 15/1/2026 बैंक से आहरित कुल नगद राशि, यहाँ पे हमने राशि को आहरण किया, लेकिन हमने नगद आहरण किया है, कैश इन हैंड है, मतलब हमारे हाथ में वो पैसा कैश है, इसीलिए हमने इसको बैंक वाले सेक्शन में ऐड किया और रिसिप्ट वाले सेक्शन में उसको हमने कहाँ पे लिया, नगद में लिया। यहीं पे आपको गलती आप लोग कर देते हैं। इस राशि को बैंक से नगद आहरण करते हैं, लेकिन उसको पेमेंट वाले सेक्शन में बैंक में ही शो कर देते हैं, इसीलिए गलती हो जाती है। तो हमको इसको क्या करना है, अगर राशि कैश इन हैंड है तो उसको हमको पहले नगद वाले सेक्शन में लेना है। इसके बाद जब वो पूरी तरीके से कैश इन हैंड हो जाता है और हम मान लेते हैं इसको 16/1/2026 को हमने किसी फर्म को भुगतान किया, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्म को भुगतान की गई राशि। हमने इसमें फर्म को भुगतान राशि कर रहे हैं, तो नगद राशि हमने मान लेते हैं कि 2 पार्ट में किया। पहले पार्ट में हम कर रहे हैं, यहाँ पे फर्म को भुगतान की गई राशि पे आप फर्म का नाम भी लिख सकते हैं कि फर्म, उसका नाम ये, इसको भुगतान की गई राशि। मैंने पहले फर्म को भुगतान किया, चलिए यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 1। पहले फर्म को भुगतान किया 3,000, तो बैंक वाले सेक्शन को छोड़ देंगे और शेष वाले में डाल देंगे 3,000। अब फिर मान लेता हूँ मैं कि 17/1/2026 को हमने किसी दूसरे फर्म को भुगतान किया, तो ये हमने यहाँ डाल दिया 2, और नगद वाले डाल देंगे, मान लेते हैं 2,000 का हमने, क्योंकि हमारे हाथ में कितनी पैसा है, 5,000 ही है। हमको 5,000 जब नगद है तो उसको हमको फर्म को नगद भुगतान किए हैं, इसीलिए पेमेंट वाले सेक्शन में नगद वाले में ही एंट्री हम कर रहे हैं, और यहाँ शेष में डाल देंगे 2,000 रुपये। अब इस माह मान लेते हैं, इस महीना को डाल देते हैं हम जनवरी, है ना। अब हमको क्या करना है कि हमने इतना राशि प्राप्त किया और इतना ही राशि भुगतान किया। अब इसके अलावा हमारे पास कोई भी राशि ना ही आया है और ना ही भुगतान किया गया है, तो हम इसको क्या करेंगे कि यहीं पे क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे,
सबसे पहले मान लेते हैं इसको मैं मर्ज कर दिया, इसको भी मर्ज कर दिया और इसको भी मर्ज कर दिया, है ना। अब यहाँ पे हम एक पार्ट डालते हैं, कुल प्राप्त राशि, या फिर इसको आप लिख सकते हैं कि टोटल रिसिप्ट, या फिर कुल प्राप्त राशि, दोनों में से एक लिख सकते हैं। तो नगद वाले में आपको कितनी राशि प्राप्त हुई? 5,000। बैंक से आपको कितनी राशि प्राप्त हुई? 30,000। अब इन तीनों को हम जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 20, 10, 30 और 5, 35। ये हमारे पास हो गया 35,000 रुपये राशि। अब इसमें हम एक लाइन जोड़ते हैं, पिछला बचत राशि, है ना, या फिर इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कहने का मतलब पिछले महीने की अगर कुछ राशि बची हुई है तो उसको हम कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास मान लीजिए कुछ भी नहीं है, 0 है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने इसी महीना स्टार्ट किया है। और यहाँ पे हो जाता है ग्रांड टोटल, यानी कुल राशि, इसको बोलते हैं ग्रांड टोटल। अब ग्रांड टोटल हम करेंगे तो ये जो तीनों सेक्शन है, चलिए मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ये जो तीनों सेक्शन है इसको भी बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे ग्रांड टोटल हमारा कितना आ जाएगा? टोटल 5,000। यहाँ पे आ गया हमारा ग्रांड टोटल 30,000, और यहाँ पे ग्रांड टोटल आ गया हमारा 35,000। ठीक है, सेम जो है हम यहाँ पे अपना इन्वेंट्री मैनेज करेंगे। पेमेंट वाले सेक्शन में इस सेल को मर्ज करते हैं, यहाँ से मर्ज किए हम ये। अब यहाँ पे 3 पार्ट होगा, यहाँ पे तो हो गया कुल प्राप्त राशि, पिछला बचत राशि और कुल राशि, है ना, इन तीनों का योग। अब यहाँ पे जब हम पेमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे कि हमारे अकाउंट में इस महीना अभी बचत कितनी राशि है, कितनी राशि बच पा रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कुल भुगतान राशि, है ना, या फिर टोटल पेमेंट्स भी आप लिख सकते हैं। तो इसको हम बोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने कुल नगद भुगतान कितना किया है? 3 और 2 5,000 का, तो हम 5,000 डाल दिए। और यहाँ पे बैंक से हमने कितना पैसा निकाला था? 5,000। 5 2 बार निकाला है, 5 और 5 का, तो यहाँ पे डालेंगे हम 10,000, जोड़ देंगे। तो शेष में कितना टोटल हो रहा है इसको भी हम टोटल कर देंगे। तो 5 5 10 और इधर हो गया 3 2 5, यानी 15,000 हमने इतना टोटल राशि निकाला है बैंक से। अब यहाँ पे करेंगे कि क्लोज्ड बैलेंस, जैसे हमने यहाँ पे पिछला बचत यानी ओपनिंग बैलेंस किया, अब यहाँ पे क्लोज्ड बैलेंस करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे अंतिम भुगतान, है ना। अंतिम भुगतान मतलब इस महीने का अंतिम भुगतान होगा, क्लोज्ड बैलेंस होगा जिसको हम बोलते हैं, है ना। या फिर इसको आप लिख सकते हैं क्लोज, अंतिम भुगतान की जगह पे आप लिख सकते हैं बचत राशि, है ना, बचत राशि। बचत राशि दिए और यहाँ पे तीसरा सेक्शन में डाल देते हैं कुल राशि। ठीक है, बचत राशि जो है वो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, यानी कि पिछला बचत राशि बनेगा। तो बचत राशि में हमारे पास अब हम क्या करेंगे, यहीं पे मेन बात है। ये देखिए यहाँ पे जो कुल राशि है इसको रेड कर देते हैं, है ना, ये आ गया। यहाँ पे जो कुल राशि है, तो कुल राशि में नगद हमने कितना प्राप्त किया? 5,000, और कितना भुगतान हमने किया है? 5,000 का। तो इस 5,000 से इस 5,000 को हम जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा? नील, या फिर नील हो गया, क्योंकि 5,000 से 5,000 माइनस हुआ तो कितना बचा? नील। हमारे खाते में कोई राशि शेष नहीं है। दूसरा, अब इस सेक्शन में जाते हैं। अब
यहाँ पे आप गलती नहीं करना है, कुल प्राप्त राशि से कभी भी कुल भुगतान राशि को नहीं घटाना है, आपको कुल राशि से ही कुल भुगतान राशि को घटाना है, क्योंकि प्राप्त राशि उस महीने का होता है और कुल राशि जो है वो प्राप्त राशि और ओपनिंग बैलेंस दोनों का टोटल होता है, जिसको हम ग्रांड टोटल भी कहते हैं। तो बचत राशि में यहाँ आ गया नील। वैसे ही कुल राशि में देखिए यहाँ पे 30,000 रुपये हमारा बैंक से हमने प्राप्त किया है, लेकिन हमने बैंक से खर्च कितना किया है, 10,000 रुपये। तो हमारा बचत राशि कितना हो जाएगा, 30 में से 10 अगर हम माइनस करेंगे तो बचत राशि हो जाएगा 20,000 रुपये, है ना। और इसके बाद यहाँ पे देखिए शेष राशि से हमने कितना राशि प्राप्त किया है, 35,000 रुपये। और इस शेष का जो टोटल है वो हमने कितना भुगतान किया है, 15,000 रुपये। तो 35 में से अगर आप 15 घटाएंगे तो कितना राशि आपके पास बच जाएगा, 20,000 रुपये, है ना। ये आ जाएगा आपके पास 20,000 रुपये, यानी 20,000 रुपये आपका बचत राशि हो गया, क्लोज्ड बैलेंस हो गया। ये बचत राशि मतलब क्लोज्ड बैलेंस। अब यहाँ पे टोटल करेंगे तो इस तीनों को जोड़ देंगे, इस तीनों को जोड़ देंगे और इस तीनों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कुल राशि। यानी कि यहाँ पर हमारा जो टोटल कैश बुक है वो इस महीने का क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे कुल जोड़ देंगे 5,000 आ जाएगा, यहाँ पे कुल जोड़ देंगे तो 30,000 आ जाएगा, यहाँ पे कुल जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 35,000। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम कैसे चेक करें कि ये हमने जो कैश बुक भरा हुआ है ये सही है या फिर गलत है। तो आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट में देखिए कुल राशि कितनी हो रही है, 5,000। सेम राशि आपकी आनी चाहिए पेमेंट वाले सेक्शन में, यहाँ भी कुल राशि कितनी हो रही है, 5,000। लेकिन यहाँ पे आपको पहले इस कुल राशि को इस भुगतान राशि से घटाने के बाद जो योग होगा वो इस कुल राशि का टोटल इस कुल राशि के यानी पेमेंट वाले सेक्शन के कुल राशि के साथ या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बैंक वाले में टोटल कितना है, 30,000। वैसे ही पेमेंट वाले में भी टोटल है 30,000 और शेष वाले में टोटल है 35,000। तो यहाँ भी शेष वाले टोटल में है 35,000। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट और रिसिप्ट दोनों मैच कर रहा है, यानी कि इस महीने का हमारा कैश बुक एकदम एक्यूरेट सही है, किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। दूसरे सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो अब इसको हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैसे मेंटेन करें। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं इसी को मैं अगले महीने में मूव कर देता हूँ, है ना, अगले सेल में मूव कर देते हैं और इसी से समझते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम जनवरी की जगह पे डाल दिए फरवरी 2026 आने वाला। अब यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं, सेम डेट में केवल महीना चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करते हैं या फिर चेंज कर लेते हैं, है ना। तो ये हो गया, इसको डिलीट करते हैं और इसको भी डिलीट करते हैं। तो ये भी डिलीट हो जाएगा और ये भी डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक डेट डालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि अन्य से प्राप्त राशि, केवल एक एंट्री दिखाएंगे। यहाँ पे मान लेते हैं 10,000 की हमें राशि कहीं से प्राप्त हुई और शेष भी आ गया हमारा 10,000। सेम एंट्री, केवल मैं यहाँ पे दूसरे महीना में, बाकी फर्म को भुगतान नगद भुगतान सेम टू सेम रहता है, किसी प्रकार का चेंज किसी भी महीना में नहीं होता है। केवल अगले महीने में शिफ्ट करने का मतलब यही था कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को कैसे मेंटेन करें। यानी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो होता है, पिछले महीने का जो बचत राशि है वो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस होगा, यानी प्रथम ओपनिंग वही होगा, यानी रिसिप्ट पेमेंट वही होगा। तीनों का मतलब एक ही होता है। तो इसमें इस महीने में शिफ्ट करने का मतलब यही है कि हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को समझा सकें। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि फरवरी में एक डेट डाल लेते हैं, जैसे 2/5/2026, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं फर्म को भुगतान की गई राशि, है ना। फर्म को हमने बैंक में भुगतान किया है, नगद वाला सेक्शन वहाँ पे समझा चुके हैं।
तो फर्म को मान लीजिए नगद भुगतान हमने किया 5,000 का, 5,000 भुगतान किया तो शेष वाले में कितना डालेंगे 5,000। अब यहाँ पे हमारा किसी भी प्रकार का ना पेमेंट आया है और ना ही हमने किसी प्रकार का भुगतान किया है। तो यहाँ पे जब हम टोटल लिखेंगे तो नगद में हमारा कोई राशि नहीं हमको प्राप्त हुआ, तो ये आ गया 0। बैंक से हमको कितनी राशि प्राप्त हुई 10,000, तो यहाँ हमने लिख दिया 10,000। शेष में कितना आ जाएगा 10,000, तो यहाँ लिख दिया हमने 10,000। अब देखिए यहाँ पे जो ये पिछला बचत राशि है ये है ओपनिंग बैलेंस। किसका ओपनिंग बैलेंस? पिछले महीने का यानी जनवरी का। तो यहाँ पे हमारा जनवरी में ओपनिंग बैलेंस, जनवरी में ओपनिंग, पहले पेमेंट वाले सेक्शन में देखिए इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो इसका नगद में कितना राशि है? नील राशि है। तो इस महीने का जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा ये आ जाएगा नगद वाले में 0। और इसमें जो बैंक वाले में क्लोजिंग बैलेंस था कितना था 20,000 रुपये। तो यहाँ हमारा ओपनिंग बैलेंस बैंक में कितना बनेगा 20,000 और यहाँ पे शेष में भी आ जाएगा 20,000, है ना। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा ग्रांड टोटल कितना आ जाएगा 20,000 और यहाँ भी ग्रांड टोटल आ जाएगा 30,000। मतलब पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस और इस महीने यानी फरवरी में जो राशि हमको प्राप्त हुई वो टोटल जोड़ने के बाद हमारा एक्चुअल बनता है प्राप्त राशि इस महीने का। तो ये आ गया हमारा प्राप्त राशि। अब हम क्या करते हैं कि इस महीने के बैलेंस को हमको क्लोज करना है, लेकिन भुगतान भी हुआ है तो कैसे करेंगे? कुल भुगतान राशि में नगद हमने भुगतान किया 0 और बैंक से हमने भुगतान किया कितना 5,000, तो शेष में भी आ जाएगा 5,000। अब देखिए पेमेंट वाले सेक्शन में हमने नगद के रूप में कितना भुगतान प्राप्त किया है 0, तो यहाँ नगद बचत राशि कितना आ जाएगा 0 और कुल भी आ जाएगा 0। ठीक है, अब चलते हैं पिछला बचत में। तो पिछला बचत हमारा 20 था, प्राप्त राशि 10 था, टोटल हो गया 30। तो 30,000 रुपये राशि से हमने 5,000 उस महीने में खर्च किया है, तो 30,000 में 5,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 25,000 रुपये। तो कुल राशि इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ये 30,000 रुपये, है ना। वैसे ही इसका टोटल जो है कितना आया 30,000। तो यहाँ पे हमने शेष में से भी कितना खर्च किया है 5 और शेष में प्राप्त कितना है 30। तो इस 30 में 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ 25 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से आ जाएगा यहाँ 30,000। देखिए यहाँ पे रिसिप्ट का कुल और पेमेंट का कुल दोनों अभी भी मैच कर रहा है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। पिछले महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसकी एंट्री इस महीने के रिसिप्ट और ओपनिंग बैलेंस में प्रॉपर तरीके से हुई है, तो एंट्री गलत नहीं हुई है। प्राप्त राशि भी एंट्री हुई है। इसके बाद जो राशि हमने भुगतान किया है उसको हम रिसिप्ट वाले के टोटल राशि से माइनस कर दिए, तो हमारा जो ये कुल राशि है दोनों सेम होना चाहिए, प्राप्त राशि और पेमेंट वाले सेक्शन का। अगर दोनों सेम है तभी आपका ये एंट्री सही है, अन्यथा आपने कहीं भी अगर गलती किया है तो ये दोनों जो सेक्शन है पेमेंट और रिसिप्ट दोनों की कुल राशि आपस में बराबर नहीं हो सकती है, आपको उसमें फिर से सुधार करना पड़ेगा। ये जो तरीका है सबसे आसान तरीका है, इससे अगर आप कैश बुक मेंटेन करते हैं तो किसी भी प्रकार की इसमें गलती नहीं होगी। तो ये है हमारा डुअल साइडेड कैश बुक। सबसे कठिन कैश बुक भरना यही होता है। इससे जो एक आसान होता है वो सिंगल साइडेड कैश बुक होता है, उसमें एक साइड रिसिप्ट होता है और एक साइड पेमेंट होता है। तो अगर उसको भी देखना चाहते हैं तो हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।